नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर सभी के सभी एडवोकेट्स जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको ऑफिशियल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मैं जजमेंट के अंदर आपको बेसिक पॉइंट्स बताने वाला हूं, जो आपकी लाइफ में जुवेनाइल अगर हम केसेस के बारे में पढ़ते हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर जो भी केसेस हमारे रजिस्टर्ड होते हैं और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंदर वो अपने प्रोसिक्यूशन के लिए जाते हैं, तो उसके बारे में ऑफिशियल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2024 के अंदर अपना एक जजमेंट पास करा है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे यहां पे पुलिस वाले, कि कैसे यहां पे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, कि कैसे यहां पे जो प्रिंसिपल जज की बेंच होती है, स्पेशल जज की जो बेंच होती है एज पर दी जेजे एक्ट, कि कैसे जो हाई कोर्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा नेग्लिजेंट हो जाते हैं और बहुत आसानी से चीजों को, कानून में लिखी हुई आसान बातों को बहुत ज्यादा मिस इंटरप्रिटेट करके 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड एक जुवेनाइल को अपना जेल में काटना पड़ता है। तो यहां पर जो प्रशासन की गलती की वजह से एक भुगतनी पड़ती है, किसको? जुवेनाइल को। एट द एंड इंसाफ जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा दिलाया जाता है और बेल ग्रांट करी जाती है। जुवेनाइल को बेल देने के लिए हमारे कानून के अंदर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंदर बहुत सिंपल बातें यहां पे सेक्शन नंबर 12 के अंदर बताई हुई हैं, लेकिन उसको जो है इतना सिंपल तरीके से जानबूझ के किया नहीं जाता है, जानबूझ के रीजनिंग नहीं दी जाती है, जानबूझ के फाइंडिंग्स, जहां पे कानून ने बोला हुआ है कि भाई अगर आपको बेल रिजेक्ट करनी है तो आपको अपनी फाइंडिंग्स लिखनी पड़ेंगी, लेकिन जज साहब के द्वारा, जेजेबी के द्वारा, प्रिंसिपल जज बेंच के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा इस बात को नजरअंदाज बहुत आसानी से कर दिया जाता है। बट एट द एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा बेल ग्रांट करी जाती है, क्योंकि ये सीधी सी बात है कि जो जेजेबी है, जज साहब हैं और जो हाई कोर्ट साहब हैं, उनको भी पता है कि भाई अगर हमने बेल रिजेक्ट कर दी ना, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा लंबा टाइम पीरियड खींच देंगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास में जब मामला जाएगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो बेल ग्रांट करेंगे ही करेंगे, लेकिन इतने टाइम के लिए जुवेनाइल को जेल में डालो, इतने टाइम के लिए जुवेनाइल को कस्टडी में रखो, बाहर मत छोड़ो, बात खत्म। तो ये अपना एक मामला आया है, जुवेनाइल इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अनदर 2024 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो यहां पर मैंने सारी बातें यहां पे ये हाईलाइट करके रखी हुई हैं, आपको हाईलाइट करा हुआ ये अपना जो ये सारी की सारी हाईलाइट करी हुई चीजें हैं, आपको थोड़ी डार्क जो लाइट कलर की जो चीजें दिख रही होंगी वो हाईलाइटेड है। आपको इसकी पूरी ऑफिशियल पीडीएफ पूरी हाईलाइट होकर मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो आप लोग ज्वाइन करके रखिएगा, सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे मिलती रहती है। और जिन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करा हुआ है वो भी डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर भी आपको जजमेंट की फाइल्स, जजमेंट की कॉपीज अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है जी, अब हम मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहली बात यहां पे बताया हुआ है कि एफआईआर दर्ज हुई है, ठीक है, एफआईआर दर्ज हुई है कौन से अपराध में? सेक्शन नंबर 354, सेक्शन नंबर 506। सेक्शन नंबर 354 अपना छेड़छाड़ के बारे में बात करता है, सेक्शन नंबर 506 भी सेम कंटेक्स्ट में बात करता है ऑफ इंडियन पीनल कोड, और सेक्शन नंबर 9 एंड सेक्शन नंबर 10 पॉक्सो का यहां पे कानून लगा है। एक जुवेनाइल के ऊपर ये 4 धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हुई है, सेक्शन नंबर 354, 506, सेक्शन नंबर 9, सेक्शन नंबर 10 ऑफ पॉक्सो एज वेल एज आईपीसी। तो यहां पे फिर एक बंदे के ऊपर अपनी जुवेनाइल कौन होता है? जिसकी उम्र 18 साल से कम होती है उसको जुवेनाइल बोला जाता है। तो एक जुवेनाइल के ऊपर ये केस रजिस्टर्ड हुए हैं। चलो जी, अब केस रजिस्टर्ड हुआ तो यहां पे 15 अगस्त के दिन पुलिस वालों ने उस जुवेनाइल को अपनी कस्टडी में ले लिया, इन शॉर्ट डिटेन करके रख लिया कि आ जाओ बेटा, तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और जुवेनाइल हम तुमको अरेस्ट करते हैं। और जुवेनाइल एक्ट के अंदर कहीं पर भी वर्ड अरेस्ट यूज नहीं करा हुआ है, हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा डिटेन डिटेन। तो बच्चों के लिए अरेस्ट नाम का शब्द का इस्तेमाल करना गलत होगा, इसीलिए यहां पे इन्होंने अरेस्ट का नाम यूज नहीं करा है। फिर पुलिस वालों ने क्या करा, मात्र 10 दिन के अंदर अंदर क्या कर दी? फाइल, चार्जशीट फाइल कर दी, अपनी फाइंडिंग्स के तहत चार्जशीट फाइल कर दी। अब 2 दिन पहले, चार्जशीट के 2 दिन पहले, अगर मैं 23 तारीख की बात करूं, 25 अगस्त को चार्जशीट फाइल करी है, 2 दिन पहले यानी कि 23 अगस्त को यहां पे जो एक्यूज पर्सन था जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, जो कि अपने आप में जुवेनाइल है, उसने एक एप्लीकेशन मूव करी। एप्लीकेशन कौन सी मूव करी? सेक्शन नंबर 12 के अंदर, सेक्शन नंबर 12 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 के तहत। अब ये सेक्शन नंबर 12 क्या बात करता है? ये बेल लेने का अधिकार बताया हुआ है सेक्शन नंबर 12 के अंदर, ये भी जजमेंट के अंदर हमारे को बताया हुआ है, अभी मैं आपको बता देता हूं। बट जेजेबी ने जो ये सेक्शन नंबर 12 की एप्लीकेशन है इसको रिजेक्ट कर दिया। फिर अब सेकंड बेल एप्लीकेशन लगाई जेजेबी के आगे, इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद में जो ये जेजेबी ने अपनी बेल रिजेक्ट करी है, इसकी अपील फाइल करी गई। अब अपील फाइल कहां होगी? प्रिंसिपल जो स्पेशल जज साहब होंगे उनके सामने अपील फाइल करी गई, अपील भी डिसमिस कर दी गई। इसके बाद जब ये अपील अपनी डिसमिस हुई, अब इसकी रिवीजन पिटीशन फाइल होगी हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट साहब ने भी रिवीजन पिटीशन को अपना खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया, यानी कि अब जुवेनाइल के पास सारे के सारे रास्ते
बंद हो चुके हैं। जुवेनाइल के पास अधिकार है बेल लेने का, लेकिन आप देख सकते हो हर जगह पे रिजेक्शन। जेजेबी ने पहली बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, दूसरी रिजेक्ट कर दी, अपील रिजेक्ट हो गई है, एंड रिवीजन पिटीशन भी अपनी रिजेक्ट हो चुकी है। तो ये सारी जगह से रिजेक्शन होने के बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास एक आखिरी अधिकार बचता है सुप्रीम कोर्ट जाने का। अब ये जब सारा काम हुआ भाई, अब एक बात बताओ, आज मैंने बेल की एप्लीकेशन लगाई है, आज मेरी रिजेक्ट हुई है, दूसरी लगाने के लिए भी मेरे को टाइम लगेगा, फिर मेरी वो रिजेक्ट हो जाएगी, फिर मैं अपील फाइल करूंगा, उसको भी टाइम जाएगा, फिर अपील मेरी रिजेक्ट हो जाएगी, उसके बाद मैं रिवीजन पिटीशन फाइल करूंगा, उसमें भी टाइम जाएगा। तो ये सारा का सारा जो है टाइम लगा, इतने देर में 1 साल बीत गया और 1 सालों तक जो जुवेनाइल है वो अपना कस्टडी में रहा। अब ये भी नहीं पता ना कि उस जुवेनाइल ने अपराध किया है नहीं किया है, ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है, ये तो बस एक एफआईआर के आधार पे कस्टडी में रखा हुआ है। तो भाई एक बात बताओ, एफआईआर के आधार पे किसी को 1 साल से जेल में बंद करके रखा हुआ है और वो भी अपने आप में जुवेनाइल है, बच्चा है, 18 साल से कम उम्र का है, तो ऐसे केस में कितना नाइंसाफी है या कितना इंसाफ वाली बात है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर एक बार जरूर बताइएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट में सेक्शन नंबर 12 को बहुत अच्छे से बताया हुआ है। सेक्शन नंबर 12 क्या कहता है कि अगर कोई भी बच्चा यानी कि 18 साल से कम उम्र का अगर कोई भी बच्चा है जिसके ऊपर आरोप लगता है कि आपने कौन सा अपराध करा, या तो कोई बेलेबल या तो कोई नॉन बेलेबल अपराध करा है और पुलिस के द्वारा उस बच्चे को डिटेन करके रखा हुआ है, तो वो जो बच्चा है वो भागा भागा जाएगा कहां पे, अपना जेजेबी के पास में बेल मांगने के लिए कि जेजेबी साहब मेरे को प्लीज आप जो है बेल दे दीजिए। अब इस केस में बेल यहां पे 100% दी जाएगी, क्योंकि यहां पे वर्ड यूज करा हुआ है शैल, यहां पे वर्ड यूज करा है शैल कि शैल बी रिलीज ऑन बेल, यहां पे बेल पे रिहा आपको करा जाएगा। विद श्योरिटी आप बेल पे रिहा करो या विदाउट श्योरिटी आप जो है बेल पे रिहा करो, लेकिन यहां पे वर्ड क्या यूज करा है, शैल। बट यहां पे जेजेबी ने अपना बेल दी थी, नहीं दी, बेल नहीं दी। अब क्या हुआ फिर इतनी देर में, अब यहां पे प्रोवाइजो एक दे रखा है सेक्शन 12 के अंदर। प्रोवाइजो ये बोलता है कि अगर मान लेते हैं कि अगर आपको बेल रिजेक्ट करनी है ना, तो आप बेल रिजेक्ट करते हुए एक रीजन अपना दोगे कि क्यों आप जुवेनाइल की बेल को रिजेक्ट कर रहे हो, ऐसा क्या रीजन है, आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं। तो यहां पर रीजनेबल ग्राउंड्स बताए हुए हैं बेल रिजेक्ट करने के लिए। अगर जेजेबी को लगता है कि भाई ये जो बच्चा है जुवेनाइल है, ये इसको अगर हमने बेल दे देंगे तो ये वही अपना क्रिमिनल्स के साथ जाके बैठ जाएगा, क्रिमिनल्स के साथ एसोसिएट हो जाएगा, अपराध और आगे करने लग सकता है, ऐसा हो सकता है, तब बेल रिजेक्ट करिए। या इस बच्चे को एक्सपोज कर दिया जाएगा पब्लिकली, या इसका फिजिकल या साइकोलॉजिकल जो दिमागी तौर पे संतुलन है वो बिगड़ सकता है। अगर हम इसको बेल दे दी तो ये आगे चल के बाहर निकल के अपराध वगैरह और कर सकता है, इसका दिमागी टेम्पर डेंजर में आ सकता है, लोग इसको अलग नजर से देखेंगे तो ये घबरा सकता है, ठीक है। या फिर अगर हमने इसको बेल दी, ये कानून का उल्लंघन करने वाली बात होगी। तो अगर ऐसी कोई रीजंस हैं तो भाई आप अपने जजमेंट में लिखोगे ना, आप अपने जजमेंट में अगर ये बात लिखोगे नहीं तो बंदा अपील में कैसे जाएगा, ठीक है, और अपील में आपकी बात को चैलेंज कैसे करेगा। तो ऐसे ही जेजेबी ने बस चुपचाप रहते हुए बेल को रिजेक्ट कर दिया, कोई रीजन नहीं दिया। इनमें से जो ये रीजंस है कोई रीजन नहीं दिए। आगे भी ये हमारे सेक्शन 12 के अंदर बातें लिखी हुई हैं कि अगर मान लेते हैं आपने बेल रिजेक्ट कर दी है तो इस बच्चे को कहां रखा जाएगा, ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाएगा या फिर प्लेस ऑफ सेफ्टी के अंदर रखा जाएगा। प्लेस ऑफ सेफ्टी में जब रखा जाता है जब कुछ ज्यादा बड़े अपराध होते हैं, ठीक है, जो कुछ ज्यादा हीनियस, कुछ ज्यादा नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल अपराध होते हैं ना, तब वहां पे प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाता है। चलो जी, ये भी बात हमारे को समझ में आ गई। फिर क्या हुआ, यहां पर बोला गया है कि अगर मान लेते हैं कि जेजेबी आपने बेल दे दी है, लेकिन आपने कंडीशन का पालन करने के लिए बोला है कि मान लेते हैं आप इतने रुपए का बॉन्ड भरो। अब बच्चे के पास अगर पैसे नहीं है या फिर पैसे हैं भी बट बॉन्ड वो जमा नहीं करा पाया है, 7 दिनों के अंदर अंदर फिर बच्चे के पास अधिकार आएगा कि उसको दोबारा बोर्ड के पास प्रेजेंट करा जाए फॉर मॉडिफिकेशन, ठीक है, फॉर मॉडिफिकेशन कि 10,000 है ना, चलो 5,000 रुपए दो और इसको बेल दो, या फिर XYZ कोई भी रीजन हो सकता है, कोई भी कंडीशन का पालन करने के लिए बोला जा सकता है। और वो कंडीशन अगर पालन नहीं करी गई है तो 7 दिन के अंदर अंदर बोर्ड के पास लेकर जाया जाए और मॉडिफाई किया जाए, बात खत्म। और जुवेनाइल को एट द एंड बेल ग्रांट करी जाएगी। अगर ग्रांट नहीं करते हो, बेल रिजेक्ट करते हो, तो रीजन दो। तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने मामला आया। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे बोला कि पहली बात, जो ये जेजेबी है और जो स्पेशल कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है, ये क्या है, इन्होंने गलती क्या करी है, इन्होंने कोई भी फाइंडिंग रिकॉर्ड नहीं करी। नो फाइंडिंग रिकॉर्डेड दैट द प्रोवाइजो टू सबसेक्शन नंबर 1 ऑफ सेक्शन नंबर 12 इज एप्लीकेबल टू द फैक्ट्स ऑफ द केस। कि जो भी अभी जो हमने अभी बात करी है कि अगर बेल रिजेक्ट करनी है कि ये एसोसिएट हो जाएगा क्रिमिनल्स के साथ में, या एक्सपोज हो जाएगा, या इसका साइकोलॉजिकल या फिजिकल मेंटल जो है मेंटली जो है वो डेंजर में आ जाएगा, या फिर ये जो है एंड ऑफ जस्टिस के खिलाफ होगा, तो ये कोई भी रीजन तो दिया हो।
इन सारे के सारे लोगों ने, इन सारे के सारे अपने जुडिशियल फोरम ने कोई भी रीजन नहीं दिया। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल जजमेंट में ये बात लिखी हुई है। तो इन तीनों के द्वारा गलती करी गई है बेल ना देने के लिए, तो इस वजह से यहां पर कोई भी फाइंडिंग नहीं दी गई है और बिना वजह बस बेल रिजेक्ट करी गई है, बिना वजह। अगर बेल रिजेक्ट करनी है तो कोई ना कोई रीजन तो होना चाहिए, बट यहां पे कोई रीजन इन तीनों के जजमेंट में नहीं बोला गया। ये ऑफिशियल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने जजमेंट के अंदर बात लिख के प्रेजेंट करी है। फिर क्या हुआ, अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी एनालाइज करा कि यार इस बच्चे को बेल देनी चाहिए, क्या ये सोसाइटी के लिए डेंजर मामला रहेगा, नहीं रहेगा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी बोला कि ये जो बच्चा है ना, ये डज नॉट बिलोंग टू द हाई रिस्क कैटेगरी, ये कोई हाई रिस्क कैटेगरी में बच्चा बिलोंग नहीं करता है और कोई वरी वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई वरी वाली बात नहीं है। तो इसी वजह से तो, और दूसरी बात, यहां पे कोई भी कोर्ट ने, नन ऑफ द कोर्ट एट नो स्टेज हैव रिकॉर्डेड फाइंडिंग्स ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस, कि कोई भी कोर्ट ने अपना फाइंडिंग्स इस बारे में नहीं लिखी है कि भाई बेल रिजेक्ट क्यों कर रहे हो, जो कि बहुत गलत बात करी है तीनों फोरम ने। भाई एक फोरम गलती कर सकता है, दो कर सकते हैं, बट यहां तो सारे फोरम ने गलती सेम करी है। अब इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये तीनों जुडिशियल फोरम्स के द्वारा जेजेबी, स्पेशल जज, स्पेशल कोर्ट एंड हाई कोर्ट के द्वारा जो भी ऑर्डर पास कर रहे हैं उसको सेटिस्फाइड करते हुए बेल ग्रांट करी है विदाउट श्योरिटी। अब ये ऑफिशियल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है। अब जजमेंट पढ़ने के बाद आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि जजमेंट कैसे पढ़ा जाता है, मुद्दे की बात हमारे को हाईलाइट करनी पड़ती है। पहले तो पूरा जजमेंट पढ़ा जाता है, फिर उसमें से मुद्दे की बातें हमारे को हाईलाइट करनी पड़ती हैं। कानून हमारे को साथ में पढ़ना पड़ता है और कानून पढ़ने के साथ में जब ये दोनों का मिक्सचर हो जाता है तो हमें पूरी बात मुद्दे की समझ में आती है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या बात दर्शाई गई है। और यही चीजें हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं, सेम कंटेक्स्ट हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। मेंस की आंसर राइटिंग हमारे को इस लहजे में अपनी लिखनी होती है, बात खत्म। तो एज एन एडवोकेट अगर मैं बात करूं तो ये हमारे को जजमेंट पढ़ना डेली लाइफ में हमारे को बहुत जरूरी है। हमें एक बात पता लगती है कि सेक्शन 12 पॉक्सो का, अपना सेक्शन नंबर 12 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का बेल की बात करता है और बेल मैंडेटरी है। बेल लेने का अधिकार एज अ मैटर ऑफ राइट बन जाता है यहां पर अपना जुवेनाइल के हाथ में। और अगर बेल रिजेक्ट करी जाती है तो उसके लिए रीजंस देने पड़ेंगे, और अगर रीजंस नहीं दिए जाते इस ग्राउंड को हम चैलेंज कर सकते हैं कि नीचे वाली अदालत ने, नीचे वाले बोर्ड ने रीजंस नहीं दिए हैं। तो ये बात आपको अंडरस्टैंडिंग के तौर पे मैंने बताई है। और इसकी जजमेंट की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से, और आपको जजमेंट की कॉपी अवेलेबल हो जाएगी। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिन लोगों ने मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करा है तो स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। और 20 अगस्त से रोज 3 बजे लाइव क्लास एंड रिकॉर्डेड क्लास इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे अभी आपको जजमेंट पढ़ाया है सेम आपको पढ़ाई करवाई जाएगी। पूरा का पूरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम का आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं आपको बहुत बेटर बेस्ट डिस्काउंट मिलेगा। तो आप लोग एक बार अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए एंड अगर बैचेस में जोड़ना चाहते हैं तो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 20 अगस्त से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।